नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कोई केमिकल इक्वेशन है, कोई रासायनिक समीकरण है, तो उसको संतुलित कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको दो फार्मूले बताए जाएंगे, दो आपको ट्रिक बताई जाएंगी, जिनमें आप कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा तो उसको आप बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो कोई भी जो है केमिकल इक्वेशन संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो बैलेंस हो, इसलिए उसके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। कंजर्वेशन मास आपको पता होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि ना तो कोई भी वस्तु है तो वो तो ना नष्ट की जा सकती है और ना ही उसको बनाया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसी के टॉपिक का है एक हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आपको किसी रासायनिक समीकरण को अगर आपके पेपर में दे दिया जाए तो उस समीकरण को आप कैसे संतुलित करेंगे। संतुलित अभी आप शायद नहीं समझ में आया होगा आपको कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, बट अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो इसमें दो ट्रिक है, मैं दोनों आपको बहुत आसानी से बताने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर अब हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल, हम लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन और यहाँ पर लेते हैं ऑक्सीजन, और एक समीकरण बनेगा जो बनेगा CO हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन से इसको हम कैसे संतुलित करें, कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो अगर आपके पेपर में या किसी भी चीज़ की तैयारी में लिखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन का आप अभिक्रिया कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे, बट आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अगर इसको आप सही जोड़ते हैं तो CO2 बनेगा, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रश्न में पूछा गया क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनना है। अब यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का एक अणु है, ऑक्सीजन के दो अणु हैं, और यहाँ पर कार्बन का एक ही है और ऑक्सीजन का एक भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो अणु, यहाँ भी दो होने चाहिए। लेकिन आप इसको समझ में नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पर 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी चीज़ को हम बताने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसे कोई समीकरण हैं तो आप उनको कैसे संतुलित करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं, एक अणु है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम मेटल लेते हैं, मेटल, और उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद हाइड्रोजन। ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये भी आपको पता चल जाएंगी कि ये चीज़ें मैंने क्यों लिखी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन का कितना अणु है, एक। तो यहाँ पर कार्बन का एक अणु है, ये तो आपका संतुलित पहले से है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के दो अणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो अणु हैं। लेकिन अगर गलती से यहाँ पर आप 2 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें बनाना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसी अभिक्रिया में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये वाला 2 इसके नीचे नहीं है, इसके सामने है। तो वो का एक अणु है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये O2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया 2C, मतलब कार्बन के 2 अणु हो गए। लेकिन यहाँ पर कार्बन का कितना अणु था, एक, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, और ये हमारा जो समीकरण है ये पूरी तरीक़ा से संतुलित हो जाएगा। अब इसको आप करके देखिए, कार्बन के कितने अणु हैं, 2, तो कार्बन के कितने अणु हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2। तो ये हमारा समीकरण पूरी तरीक़ा से संतुलित हो गया। फिलहाल ये जो वाला समीकरण था थोड़ा आसान था, अब मैं थोड़ा इससे बड़ा आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम जो दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, दूसरा समीकरण लिए हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। Mg3N2 + H2O की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3
ये चीज़ मिलती है। फिलहाल ये लाल कलर में है, ये आपका ब्लू कलर में, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा गैप करके लिखा है, वो आपको समझाने के लिए है, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। अब इस चीज़ को संतुलित आपको करना है। पहले तो ये चीज़ देखना है, यहाँ पर हमने लिखा था मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले मेटल को संतुलित करके चेक करते हैं। तो मेटल यहाँ पर हमारा Mg3 है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल में आपने चेंज किया तो फिर आप मेटल से शुरू करेंगे पढ़ना। ऑक्सीजन चेंज किया तो आप नॉन मेटल फिर मेटल देखेंगे। मतलब हर बार आपको हर चीज़ें देखनी पड़ेगी। फिलहाल मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले हम लेते हैं मेटल। मेटल हमारा है Mg3। यहाँ पर Mg के कितने अणु हैं? 3। अब यहाँ पर हम जाएंगे देखने के लिए Mg के कितने अणु मिल रहे हैं। हमारे पास Mg के अणु मिल रहे हैं टोटल 1, लेकिन इसको 3 करना है तो हम क्या करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Mg3 हो जाएगा। यहाँ भी 3 अणु हो गया, यहाँ भी 3 अणु हो गया। ये आपने समझ लिया होगा कि ये कैसे हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा, अब बात करते हैं नॉन मेटल पर। ये हमारा मेटल बैलेंस्ड हो गया। अब हम नॉन मेटल पर चलते हैं। नॉन मेटल में हमारा पहले N2 मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। यहाँ पर आप ये देखिए कि नाइट्रोजन पर, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, मतलब नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु हैं। और इस पर जब हम चलेंगे देखने के लिए तो नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के 1 अणु मिल रहा था, नाइट्रोजन का 1 अणु है। क्योंकि ये जो 3 है ये H के साथ है, ना कि N के साथ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर 2 अणु है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर 1 अणु है, लेकिन हम यहाँ पर 2 करेंगे तो ये भी हमारा 2 नाइट्रोजन का अणु बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो फिर हम मेटल को चेक करेंगे कि मेटल हमारा वैसे है कि मेटल में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई। मेटल कैसे देखेंगे, Mg3 यहाँ था, अभी हमारा 3Mg यहाँ भी है, मतलब इसके चेंज करने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हमारा N2 यहाँ था और N2 यहाँ भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारा है, नॉन मेटल ही है, लेकिन ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कितना अणु है, यहाँ पर देखिए 1 है। ऑक्सीजन का कितना है, 1 अणु है। और इधर आप देखते हैं तो ये कितना अणु हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन का, देखिएगा ऑक्सीजन के नीचे ये 2 लगा है और ऑक्सीजन के सीधाई पे लिखा हुआ है 3। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आएंगे तो ऑक्सीजन के नीचे होल ट्वाइस लगा है, तो ये इसका हुआ 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गया। अब हम फिर तुलना करेंगे, मेटल देखेंगे कि 6 लिखने पर मेटल पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, मेटल की कोई काउंटिंग ज़्यादा या कम तो नहीं हो गई। तो देखते हैं Mg3 यहाँ भी था, Mg3 यहाँ भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब हम नॉन मेटल देख लेते हैं। N2 हमारा 2 था यहाँ पर, और सॉरी N यहाँ पर 2 था और यहाँ भी हमारा N2 ही है, तो इस पर तो अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में क्या कन्फ्यूजन है, हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के कितने अणु आपके पास हो गए, 12 अणु हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, तो ये हमारा 6 अणु था यहाँ पर, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया ऑक्सीजन वाला। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2, जैसे ऑक्सीजन का 2 था सेम हाइड्रोजन का 2 है, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से। तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा 6, और उसके बाद भी हाइड्रोजन यहाँ भी है हमारा, और हाइड्रोजन के नीचे 3 है, और ये 3 मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ भी 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 6 और 6 ये भी 12 हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण बनेगा Mg3N2H2 वो था। तो जब हम उस समीकरण को संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के बाद हमारा समीकरण होगा 3Mg
OH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3। यहाँ पर इस कंडीशन में हमारा जो है इक्वेशन कंप्लीट होगा। अब आप देख सकते हैं Mg3 यहाँ पर था, Mg3 यहाँ भी हो गया, मतलब जो जितने अणु यहाँ पर Mg के थे उतने अणु यहाँ पर हो गए। उसके बाद आप देखिए नाइट्रोजन, मतलब N के साथ 2 था और N के आगे 2 लगा है, मतलब N के बाद भी 2 ही है। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पर कितना था, यहाँ पर था 1, तो ये हमारा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के अणु 6 हो गए। यहाँ पर देखने जाएंगे हम ऑक्सीजन को, तो ये O है, ये 2 से है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन भी हमारा 6 ही होगा। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन तो 2 था, लेकिन ये O को हम 6 करने के लिए तो H भी हमारा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 छंग 12 हो जाएगा। और जब यहाँ पर देखने आएंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर H 2 था, तो आगे 3 होने के कारण ये H भी जाएगा, इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये होगा जाएगा 2 3 6। और फिर आगे आएंगे देखेंगे H हमारे पास पहले से 3 है, लेकिन N को सुधारने के लिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6, हाइड्रोजन यहाँ पर 6, तो 6 और 6 12, और हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 12 है ही है। तो ये समीकरण हमारा पूरी तरीक़ा से संतुलित है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने जो अगला समीकरण लिया है वो है CuO प्लस, मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया। इसको अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O मिलता है। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है और संतुलित करके देखना है। अब ये अगर आपको समीकरण मिलता है तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ आसानी से समझना है। देखना है कॉपर का कितना अणु है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये संतुलित है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ये भी हमारा संतुलित लग रहा है। यहाँ पर N कितना है, 1 है, यहाँ पर N कितना है, 2, ये असंतुलित है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये भी असंतुलित है। लेकिन हमें पूरे समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हर समीकरण को संतुलित करते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि कोई भी दो वस्तु, अगर कोई 100 ग्राम, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर 50 ग्राम में कोई 100 ग्राम वाली चीज़ आप मिला देते हैं तो जो हमें उत्पाद मिलेगा वो 150 ग्राम ही मिलेगा। क्योंकि कभी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, ना ही आप उससे बना सकते हैं। तो इसी कंडीशन को कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो यह फिलहाल हमने वैसे ही लिखा था, अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर हमने लिखा कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3, ये अभिक्रिया करेगा Cu प्लस N2 प्लस H2O बनकर कंप्लीट होगा। अब कैसे होगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉपर के कितने अणु हैं, 1। यहाँ पर जाएंगे, अब क्रिया देखेंगे, यहाँ पर भी हमें जो उत्पाद मिला है ये रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। ये अभिक्रिया करके इन चीज़ों का निर्माण किया गया है। कॉपर 1 है, कॉपर यहाँ पर 1 है, ये हमारा संतुलित होगा। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली और है कि इसमें हमने क्या बताया था, पहले हम मेटल, फिर उसके बाद नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को ही संतुलित करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लेते हैं कॉपर को। कॉपर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये हमारा संतुलित हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल में जब हम आते हैं तो देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर 1 है। फिलहाल ये तो पूरी अमोनिया लिखी है, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु मिलाकर अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये हम अलग अलग करके चेक करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन का कितना अणु है, 1 अणु है। अब यहाँ पर हम जब देखने जाते हैं तो नाइट्रोजन का हमें 2 अणु प्राप्त होता है। 2 अणु प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फिर सारी चीज़ों के चेक करेंगे कि 2 आने से कहीं हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर या कॉपर पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा है, वो ज़रूर देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप संतुलित कर रहे हैं कोई अभिक्रिया, कोई रासायनिक समीकरण, तो उसमें जब कोई भी चेंजेस करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से या किसी भी डिजिट से, तो आपको स्टार्टिंग से फिर चेक करना पड़ता है, जिससे गलत ना होने पाए। तो यहाँ पर 2 लिखा, अब हम देखेंगे कॉपर यहाँ पर 1 था, कॉपर यहाँ पर 1 ही है। अभी आप समझ रहे होंगे कि कॉपर पहले भी 1 था, पहले अभी भी 1 है। क्योंकि जब अगली आप समीकरण देखेंगे तो उसमें ऐसी चीज़ें होंगी कि आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको स्टार्टिंग से ही पता होनी चाहिए, जिससे आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन 2 है और ये हमारा नाइट्रोजन 2 है, ये भी हमारा हो गया।
अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने अणु हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 1 है और इधर भी जाते हैं देखने के लिए तो हमें ऑक्सीजन कितना मिलता है, 1 ही मिलता है। तो ये ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें संतुलित हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर कितना था, पहले 3 था। देखो फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। पहले हाइड्रोजन 3 था, लेकिन n को सुधारते हुए या बैलेंस करते हुए आगे हमने 2 लिख दिया, और जैसे ही हमने 2 लिखा तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इधर हम देखने जाते हैं तो देखिएगा ध्यान से, इधर जब हम देखने जाते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना था, 6 है। अब कितने की कमी है हमारे पास, 6 पूरा करने के लिए अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस हाइड्रोजन को, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। तो हाइड्रोजन तो हमारा 6 हो गया, ये आप समझ गए होंगे, हाइड्रोजन तो हमारा 6 हो गया। लेकिन आपको हमने बताया कि जब कोई चेंजेस करें तो आप फिर से देखें कि मेटल पर नॉन मेटल पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। तो कॉपर 1 था, कॉपर 1 ही है। नाइट्रोजन हमारा 2 था, नाइट्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 1 था, लेकिन अब कितना हो गया, 1 था, अब हो गया पूरे 3। देखिएगा अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। और ये नाइट्रोजन 1 था, 3 क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए हाइड्रोजन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। इस वजह से अब ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब ऑक्सीजन 3 होने के कारण अब यहाँ पर आएंगे हम सुधार करने के लिए कि इसको भी 3 कर दें। तो इसको 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। इसको 3 करने के लिए अगर हम यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 3 हो जाएगा। लेकिन अब O जो हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी O3 हो गया, यहाँ भी O3 हो गया। अब फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमारे मेटल पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। बिल्कुल पड़ा, कॉपर आपका आगे ही है। आप कॉपर यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1 था, लेकिन अब कॉपर कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर भी कितना है, 1। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉपर 3 हो गया, तो अब यहाँ पर भी 3 से हम मल्टीप्लाई, इस कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई करने पर अब आप समीकरण को देखिएगा, 3CuO, और यहाँ पर 3Cu मतलब कॉपर, 3 कॉपर, और ऑक्सीजन भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, ये संतुलित हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन N2N है, यहाँ पर N2 है, मतलब N भी हमारा बराबर हो गया। उसके बाद देखिए कि हाइड्रोजन कितना है, 6। कैसे 6 है, H को 3 है, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नाइट्रोजन को सुधारते वक्त हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा, 6। यहाँ भी हाइड्रोजन देखने चलते हैं, यहाँ पर 2 पहले से था और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारा हो गया 6। तो सारी समीकरण पूरी तरीक़ा से संतुलित हो गई। ये भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रासायनिक समीकरण को कितने आसानी से आप सरल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं दूसरा ट्रिक, सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा जो बहुत ही आसान है, इससे भी बेहतर है, उसको भी आप देख लीजिए कैसे संतुलित किया जाता है। अब आप लास्ट हमारा इक्वेशन देखेंगे, ये इससे भी, जो हमने इससे पहले बताया उससे भी आसान है। इसमें आपको क्या करना है कि जितने तत्व दिए हैं उनको आप अलग अलग करके लिख दीजिए। पहले मतलब जो हमारे रिएक्टेंट है, मतलब जो अभिकारक हैं उनको, और जो हमारे उत्पाद प्रोडक्ट हैं उनको अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पर C है, पहले आप यहाँ पर C लिख दीजिए, बराबर लगा दीजिए। उसके बाद H है, H लिख कर बराबर लगा दीजिए। उसके बाद O है, O लिख कर बराबर लगा दीजिए। इस तरफ आइए, इस तरफ को आप किस कंडीशन में लिखेंगे, यहाँ भी C है, C लगा कर बराबर लगा दीजिए। O है, O लगा कर, सॉरी H कर दीजिए, पहले सीरियल वाइज रहेगा, H करके बराबर लगा दीजिए। उसके बाद वो है, O लिख कर बराबर लगा दीजिए। अब इसमें आप देखिएगा करना क्या होता है, ये चीज़ समझ लेंगे तो आप चाहे उस विधि से यूज़ करें या इस विधि से, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी और आपको जो केमिकल इक्वेशन है आपको बैलेंस करना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन के कितने अणु हैं, 3, आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, यहाँ पर 8 लिख दीजिए, 8 हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कार्बन के कितने अणु हैं, 1, यहाँ पर 1 ही है, देख लीजिए यहाँ पर। और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, देखिएगा 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है, मतलब हाइड्रोजन के 3 अणु हैं। अब इसको संतुलित कितने आसानी से आप कर पाएंगे, देखिएगा यहाँ पर कार्बन के 3 अणु हैं और यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं, 1।
तो सिंपल सी बात है, इसको हमें 3 करना पड़ेगा। तो 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन तो हमारा 3 हो गया, कार्बन तो हमारा 3 हो गया, आपने देख लिया। लेकिन हमारे ऑक्सीजन पर प्रभाव पड़ गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था और ये हो जाएगा 2 3 6। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहाँ पर आप कैंसिल कर देंगे। 3 हटा के कितना कर देंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। इस वाले समीकरण को देख रहे हैं, अभी ये वाला ऑक्सीजन ऐसे ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमने सही किया कार्बन को, लेकिन फर्क पड़ गया हमारे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के 6 अणु हो गए, 2 3 6 हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से 2 था। अब इस कंडीशन में ये हमारा सरल हो गया। अब इसको 6 हमने किया। अब उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन पे आते हैं, क्योंकि कार्बन तो हमारा 3 और 3 हो गया, और कार्बन के 3 आने से ये भी हमारा फर्क पड़ गया। अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन के टोटल अणु कितने हो गए। यहाँ पर अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ पर छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, यहाँ पर 8 अणु हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर है 2। मतलब 2 है, किस चीज़ से गुणा करें कि ये 8 हो जाए, तो सिंपल सी चीज़ है, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। ये 2 था, 8 हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया। तो ये और ये दोनों चीज़ें संतुलित हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना था हमारा ऑक्सीजन, 6, लेकिन एक हमने पीछे वाला छोड़ दिया था। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि ऑक्सीजन यहाँ पर है 6, आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो गया, ये जो 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हर चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर नीचे आप 2 या 3 लिखते हैं तो उसी चीज़ को सिर्फ मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पर 1 है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4, और 6 पहले से था तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 10। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन पूरा हमारा 10 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर तो 10 हो गया, हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था, सिर्फ 2 ही है। अब इसको 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 लिख दीजिए, 5 दूनी 10, और हमारा ऑक्सीजन का 10 का 10 हो जाएगा। अब ये आप समीकरण देखिए, कार्बन के 3 अणु, कार्बन 3 यहाँ पर भी है, और ये कार्बन के 3 अणु। एक एक चीज़ें आप देखते चले गौर से। 3C मतलब 3 कार्बन, तो कार्बन 3 यहाँ है, कार्बन 3 यहाँ है। 1 था, 3 कैसे बना वो आपने सीख लिया। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर देखने जाएंगे तो 2 चौक 8, हाइड्रोजन यहाँ भी 8 हमारा हो गया। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 2 3 6 और 4, ये हमारा ये है 6 4 10। तो ये समीकरण हमारा ये भी संतुलित हो गया। अब इसमें आपकी कौन सी मेथड आपको अच्छी लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए हैं, जिससे हम आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो बनाकर दे सकें। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए इतने में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।